तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो जी बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जैक बोर्ड 2025 फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। ये रहा हमारे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया था? जी हाँ, यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत की बात हो रहा है। तो आपको याद होगा कि यूरोप में फ्रांस की क्रांति हुई थी फ्रांस में, और वो फ्रांस की क्रांति पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाए थे। किस कारण से लोग इतने यानी कि राजाओं का शासन को खत्म कर देते, इसको उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, निरंकुशवाद, कौन सी ताकत जो राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ले आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ, फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1801, जुलाई 1804, जुलाई 1815 या फिर जुलाई 1830। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1830। जुलाई 1830 इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आ जाइए। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसे यानी कि उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट, याद होगा जो नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में यहाँ पर आए थे, हमारे फ्रांस के सम्राट बने थे, और 1815 में इसका हार हो गया था। नीचे कमेंट बॉक्स जल्दी से बता दीजिए कौन सी मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट के हार हुआ था। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चे सब। वाटरलू की मैदान थे, वाटरलू की मैदान में नेपोलियन की हार हुई थी। लेकिन जब नेपोलियन जीत कर आए थे 1804 में, तो क्या कानून लगाए थे? तो ऑप्शन नंबर ए में जन्म आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए, बिल्कुल सही है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। और प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जब तक हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह किए थे, और याद रखिए गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह किए थे, तो खेड़ा आपको बताना है किस राज्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप आंसर दे पा रहे हैं और आपको आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने, साइमन कमीशन भारत क्यों आए थे? नई नीति लागू करने के लिए, लगान संबंधित नए कानून बनाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली के अध्ययन के लिए, व्यापारिक संबंधित कानून बनाने के लिए। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए कि आप, क्योंकि पिछले क्लास में ना जाने कितने मरतबा रिवाइज कर चुके हैं। तो साइमन कमीशन आए थे भारत संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड, जी हाँ आयरलैंड में किसी यानी कि किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गए थे, जिससे लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो गए थे और भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? चावल, आलू, मक्का, मूंगफली। बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जितने भी बच्चों ने बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आलू टिक किए हैं, बिल्कुल सही है। आलू का जो भुखमरी फैले थे आयरलैंड में। और एक ट्रिक्स देते हैं, आज से आलू होता है और आज से आयरलैंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा आलू। आलू का भुखमरी फैले थे, चावल मक्के में टिक नहीं करने का, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रथम, जी हाँ प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुए थे। तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें एक गुट में धुरी शक्ति मुख्य रूप से नातिस, जर्मनी, जापान, इटली थे, तो दूसरा खेमा में मित्र राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चले थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चले थे। जब देखो हमारे एक में घुटी क्या बोलते हैं गुट के धुरी शक्ति थे, तो दूसरे में यानी कि मित्र राष्ट्र के देश, तो उसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका मित्र राष्ट्र देश में थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्से निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज हो गई थी। 1929 मालूम है आर्थिक महामंदी की अवधि, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 1929 से 30 आर्थिक महामंदी की अवधि क्या, 1929 से 1930, 1929 से 1930 आर्थिक महामंदी की टाइम है। तो आपको बताना है कि उस टाइम दुनिया ज्यादातर हिस्से निम्न में किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी, उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था। जी हाँ, बुनकरों को कच्ची कपास का सामना क्यों करना पड़ा था। हम ऑप्शन पढ़ते हैं, उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दे देने का। कच्ची कपास की निर्यात में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 में कपास की फसल नष्ट हो गई थी। ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय बाजार सिकुड़ गए थे। ऑप्शन नंबर 4 निर्यात बाजार गिर गए थे। आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और जवाब देना है। तो याद रखिए, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या हो गए थे क्योंकि कपास का निर्यात में वृद्धि हो गए थे, विदेश भेजा जा रहा था, जिस कारण से बुनकर लोग नहीं खरीद पा रहे थे, दाम बढ़ गए थे। तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही जवाब देना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील कौन से उद्योग थे। जी हाँ, 19वीं यानी कि शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग में से क्या थे। धातु चीनी, कपास चीनी, धातु कपास, कपास पेट्रोलियम। जल्दी से कमेंट्स पे बॉक्स बता दीजिए, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए जवाब से। तो आई होप इसका आपको जवाब आता है और आप दे पा रहे हैं। धातु और कपास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट 11, मुद्रण तकनीकी। जी हाँ, मुद्रण तकनीकी की शुरुआत किस देश से हुआ था। मुद्रण तकनीकी की शुरुआत किस देश से हुआ था। मुद्रण तकनीकी की शुरुआत बताना। मुद्रण तकनीकी की शुरुआत किस देश से हुआ था, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। छपाई की प्रक्रिया कहाँ पर विकसित हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 को लॉक किए बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। निम्न जातियों आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। जी हाँ, गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है। गुलामगिरी पुस्तक का लेखक का नाम बताना है। तो ये बच्चा ने जो जवाब दिया राजा राम मोहन राय, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने अपने जो पुस्तक लिखी है, जो जाति प्रथा अत्याचारों पर जो लिखा है ना, तो उसका नाम है गुलामगिरी, जो ज्योतिबा फुले ने लिखा है। इसको मुंबई के बड़ी सी सभा में 1888 के करीब, मैंने कि लगभग 1888 में इसको महात्मा का उपाधि मिले थे। और ज्योतिबा फुले जो शादी किए थे, उसकी पत्नी का नाम थी सावित्री बाई फुले, और सावित्री बाई फुले के नाम पर लड़कियों को पैसे और साइकिल वगैरह आई थिंक मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए जल्दी से। समाप्ता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। जी हाँ, समाप्ता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय। इसका ऑप्शन नहीं पढ़ना और जवाब दे देना है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा है। जैव अजैव। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो हो जाएगा जैव और अजैव हो जाएगा, लेकिन पूछेगा समाप्ता के आधार पर तब नवीकरणीय और अनवीकरणीय हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय समाप्ता के आधार पर। ऐसे संसाधन जिसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय। और ऐसे संसाधन जिसको दोबारा उपयोग कर सकते हो कहलाएगा नवीकरणीय संसाधन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियां संकट हो गया है, बिल्कुल आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है भूमंडलीय तापन। ऑप्शन नंबर 2 में ओजोन परत का अवक्षय। ऑप्शन नंबर 3 में पर्यावरण प्रदूषण। इनमें से सभी। अगर हम लोग संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करेंगे, खत्म करेंगे, तो बहुत सारी संकट का सामना करना पड़ेगा हम लोग को भी और आने वाली पीढ़ियों को भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग जंगलों का विनाश कर दे, जंगलों में आग लगा दिए, पेड़ों को काट दिए और दोबारा इसके जगह पेड़ नहीं लगा रहे हैं, जिस कारण से हम लोग का टेम्परेचर दिन ब दिन हाई देखने को मिल रहा है। ओजोन परत क्षय हो रहा है। ओजोन परत को क्षय कौन करता है, नीचे कमेंट बॉक्स जल्दी बता दीजिए। ओजोन परत का सूत्र होता है O3, और इसको जो नुकसान पहुंचा उसका नाम है CFC। जी हाँ, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आई होप कि आपको आता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
संसाधन के अंधाधुंध शोषण से हम लोग का बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है। वन और वन्य जीव दोनों को वन्य के बचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या हो सकता है, परिस्थिति विविधता बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी में बोला है जीवन माध्य संसाधन जल वायु मृदा बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं की जीनी विविधता संरक्षित रहती है, बिल्कुल सही बात है। इनमें से सभी हो जाएगा। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाए जाते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सबसे अधिक जीव यानी कि जीवों में विविधता कहाँ पाए जाते हैं, घरों में या फिर वनों में? आपको इन दोनों ऑप्शन में से आंसर बताना है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता वनों में या फिर घरों में? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। चलिए, इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं, वनों में पाए जाते हैं जैव विविधता सबसे अधिक। ओके, तो हम लोग का 15 नंबर में क्वेश्चन है, वन और वन जीवन का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन और वन्य जीवन, ओके, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? जी हाँ, वन और वन्य प्राणियों के लिए ज्यादा जो हमको क्या बोलते हैं, सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, कांटेदार वन, रक्षित वन। तो इसका सही आंसर आपको बता देना है। जब तक हम आपको बता रहे हैं उससे पहले आपको जवाब दे देना, नीचे कमेंट बॉक्स बता देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही हो जाएगा। आरक्षित वन ये सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोगी के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? जी हाँ, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हम लोग को समझना चाहिए कि पर्यावरण दिन ब दिन कितना प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषित हो रहा है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, कचड़े, ना जाने कितना हम लोग का जिंदगी में इम्पैक्ट डाल रहा है और हमारे जिंदगी को बैड यानी कि बैड लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में तब तक के आंसर बता देना है। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, बिल्कुल ये सही बोला है कि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट गंदगी मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है। रसायन के उपयोग से, बिल्कुल सही बात है। आप सुने होंगे कुछ ही दिन पहले कि मेरे खेत में बहुत सारे मछलियां हुआ करते थे, लेकिन वो अलग ही दिन था। आज मछलियां कहाँ चल गई पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम लोग इतने खतरनाक रसायनों का उपयोग किया कि मछली जमीन के अंदर पानी पी करके जाते हैं, वहीं पर सो जाते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 में बोला कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, इनमें से सभी। तो इसका सही हो जाएगा आंसर इनमें से सभी। इनमें से सभी कारण है जो जल को प्रदूषित कर रहे हैं और हमारे मानव जीवन को यानी कि हमारे जीवन को खतरनाक बना दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती हैं, जी हाँ, वे फसल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। याद रखिए, अगर इनमें से कोई नहीं है तो 90% चांस कि वो इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा ही नहीं। तो इनमें से हम तीनों में से हम लोग चुनना है। मानसून के आगमन से, जी हाँ, बारिश के शुरू होते हम लोग खरीफ फसल लगा देते हैं, धान, मकई, बाजरा बो देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन के सामने। पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए। पिछले लाइव क्लास और पिछले क्या बोलती हूँ मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास में सवाल को करा चुके हैं, आपको जल्दी से जवाब देना है। पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पवनों का देश। पवनों का देश कौन सा है? नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सफेद टोपी जल्दी बता दीजिए, पवनों का देश क्या है? डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क पवनों का देश डेनमार्क। और पवन की न्यूनतम चाल कितना होना चाहिए? 15 km पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए इसकी चाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या हो सकती है? जी हाँ, अगर पानी को हम लोग सही ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं, तो हम लोग को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है जलाक्रांता, लवणता, सूक्ष्म तत्वों, पोषक तत्वों की कमी, इनमें से सभी। जलाक्रांता का मतलब होता है कि बाढ़ आ गया और बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में जो हम लोग का मिट्टी का ऊपरी सतह होता है वो बह कर चल जाते हैं। तो मिट्टी का ऊपरी सतह बह कर चल जाते हैं, उसमें बहुत अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो फसल अच्छा होता है। अगर वही बह कर चल जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। अगर लवणता मतलब उसमें साल्टेड यानी कि उसका पाए जाते हैं नमकीन, सूक्ष्म तत्वों की कमी हो जाएगा। तो इनमें से सभी
समस्या पैदा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में, यानी कि औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट, लोएस्क। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल बिना सोचे समझे। अगर आप समझ, क्योंकि आप पढ़े हैं, आपका लास्ट टाइम है, आपको जल्दी से जवाब देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोएस्क इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम जिप्सम, यूरेनियम एल्युमिनियम, यूरेनियम मैग्नीशियम। 4 ऑप्शन है और आपका 4 सेकंड है, 4 मिनट नहीं है, 4 सेकंड में आपको जवाब देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम तथा थोरियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चों ने कमेंट बॉक्स से कमेंट किए, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं और आपका गाड़ी बिल्कुल सही ठीक ठाक चल रहा है। आपका बोर्ड नज़दीक है, इस बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है। आपको एक सवाल देते हैं, दुनिया का सबसे महंगा चीज़ क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हाँ, वो है यूरेनियम। दुनिया का सबसे महंगा चीज़ क्या है? यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। आप देख सकते हैं, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालते हैं? वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। जी हाँ, एयर पोल्यूशन इज अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वायु प्रदूषण निम्न में से किसका, यानी कि किस पर अपना दुष्प्रभाव डालते हैं? मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगर हम लोग हवा को गंदे करेंगे, अगर हवा ही दूषित हो जाएगा तो हम लोग का जीवन क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। हम लोग का जीवन क्या हो जाएगा? कठिनमय हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। वायु प्रदूषण, हम लोग सांस लेंगे तो हम लोग सांस संबंधित बीमारियों का शिकार होंगे, पशुओं के लिए कठिन हो जाएगा जीवन, पेड़ पौधे भी मरने लगेंगे, इनमें से सभी कारण होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, बिना लेट के वीडियो को थोड़ा फास्ट बताने का कोशिश करते हैं वीडियो में, ताकि आपका टाइम बचे और आपका क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है? बहुत ही क्वेश्चन को पूछा है, लेकिन आपका दिमाग चेक करना चाहता है कि बेल्जियम जो है ना, आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना कि बच्चा ने किस पर टिक किया, किस पर टिक नहीं किया, इस पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। हम जो बता रहे हैं उसको आप आराम से देखिए, अच्छे से देखिए। वो टिक क्या हुआ, आप स्क्रीन शॉट नहीं लेकर के रख लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप पहले क्वेश्चन को समझिए। तो पूछा है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? सबसे पहले हम लोग समझेंगे, बेल्जियम में सबसे ज़्यादा तादाद किसका था? डच का। सबसे ज़्यादा तादाद डच का 59%। उसके बाद था फ्रेंच का। फ्रेंच का कितना था? फ्रेंच का जी हाँ 40% था। उसके बाद फ्रेंच का कितना परसेंट था? 40, यानी कि डच जो हमारे थे, डच का हो गया 59% और फ्रेंच का हो गया 40% और जर्मन जो हमारे जर्मन भाई सब थे 1%। जर्मन भाई सब कितने थे? 1%। तो डच 59%, फ्रेंच 40%, जर्मन 1% थे। अब देखो यहाँ पर बताएं तुलनात्मक, जर्मन तो 1% का कोई इसको गिनती नहीं लेते हैं, क्योंकि टक्कर इसमें दोनों में नहीं होगा, ये किसी से उलझेगा ज़्यादा नहीं। तो हमारे डच ज़्यादा थे, बहुसंख्यक में थे, लेकिन जो अल्पसंख्यक थे हमारे फ्रेंच 40% थे, ये तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच हो जाएगा। अगर यहाँ पर सवाल पूछता, ये बिल्कुल बच्चा ने बिल्कुल गलत चुने हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर सवाल रहता कि बेल्जियम में बहुसंख्यक कौन है, तब यहाँ पर डच होता है। यहाँ पर हुआ कि अल्पसंख्यक के रूप में, तो अल्पसंख्यक या तो 40 और 1%। 1% का बेचारा का क्या ही कर सकता है, 40% ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन के सामने। जब 1956 में, जी हाँ, श्रीलंका में कानून बनाया गया था, तो उसमें किन बातों को जोड़ा गया था? श्रीलंका में 1956 में कानून बनाए थे, तो उनमें से बताना कि कौन से बातों को जोड़ा गया था। सिली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित किया, बिल्कुल सही है, राजभाषा। सरकारी नौकरियों में सिलियों की प्राथमिकता, बिल्कुल सही है। बौद्ध मत को संरक्षण की बढ़ावा दिए थे, बिल्कुल ये कानून में बढ़ावा दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो आप समझना है कि श्रीलंका में कौन सी भाषाओं के बीच टकराव थे, लंबी संघर्ष चले थे, तो वो है सिहली एंड तमिल। सिहली और तमिल। आपको नीचे कमेंट बॉक्स कहने से पहले आपको लिख देना चाहिए कि सिहली कितना परसेंट थे? 74%।
तमिल कितना परसेंट थे? 18%। तमिल भाई सब कितना परसेंट थे? तमिल भाई सब, जी हाँ, तमिल भाई सब कितना परसेंट थे? तमिल भाई सब कितना परसेंट थे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तमिल भाई सब थे 18%, 80% थे, 80% तमिल भाई, और सिहली भाई 74% थे। दोनों में लंबी संघर्ष चले थे, और 1956 में जब राजभाषा इसको बना दिया तो ये सभी चीज़ें जोड़ दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको बताना, सिहली लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, और हमारे तमिल में हिंदू और मुस्लिम भाई सब आते थे। याद रखिए, तमिल में हिंदू और मुस्लिम भाई सब आते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? जी हाँ, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, ना कि संसद। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका इज द राइट आंसर। न्यायपालिका इज द राइट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम क्या होता है, न्यायपालिका का काम थोड़ा हम लोग समझेंगे विस्तार से। विधायिका कानून बनाते हैं, कार्यपालिका कानून को लागू करते हैं। विधायिका कानून बना दिया, कार्यपालिका कानून को लागू किया, और न्यायपालिका इसको न्याय दिलाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पोखरण, जी हाँ, पोखरण जहां भारत ने 1998 में, यानी कि 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए हैं, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। पोखरण, ये सवाल तो बनता था, ये सवाल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पोखरण जहां भारत के 1998 में है, भारत में परमाणु परीक्षण किए थे। तो पोखरण नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य में है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। जल्दी से इतना लेट कैसे हो पा रहा है, इतना लेट कैसे हो जा रहा है? आप अच्छे से रिवाइज नहीं करते चीज़ों को, अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कीजिए, तब ना जल्दी जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पोखरण राजस्थान में है। ये बच्चा ने उत्तर प्रदेश चुना है, बिल्कुल गलत किया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर, शिक्षा पर। तो याद रखना कि हम लोग का जन्म जिस परिवार में होता है उसी परिवार का बन के हम लोग रहते हैं, और रहना भी चाहिए, हम लोग रह जाते हैं, तो ये जन्म पर हो जाएगा। तो सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है जन्म पर। बाद में जाकर के बहुत सारे जो बच्चे डिसाइड उसको समझ आ जाते हैं, तो अलग अलग कास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांप्रदायिक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन के सामने। सांप्रदायिकता राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म की ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्षवाद, सांप्रदायिकता, आत्मनिर्भरता, जातिवाद। 4 ऑप्शन है, आपको इन्हीं में से चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, दूसरे जाति, दूसरे धर्म को अपने धर्म के श्रेष्ठ समझना, दूसरे कास्ट को अपने कास्ट को श्रेष्ठ, यानी कि पद देना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, मोबाइल स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? जी हाँ, शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे ज़्यादा कम है? शिशु मृत्यु दर पंजाब, बिहार, केरल, छत्तीसगढ़। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना ही पड़ेगा। सबसे पहले समझ लीजिए शिशु मृत्यु दर है क्या, शिशु मृत्यु दर होता है क्या। किसी बच्चा का जन्म हुआ, मानते ए बच्चा का जन्म हुआ, और 1 साल के अंदर अगर वो बच्चा मर गया तो शिशु मृत्यु दर में उसका गिनती होगा। जो केरल सबसे कम यहाँ पर ये केस देखने को मिलता है, जो केरल राज्य है भारत में सबसे कम वहाँ पर बच्चे का मौत होता है, यानी कि शिशु बच्चे का मौत मृत्यु दर सबसे कम है केरल में। क्यों कम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अमीर है या फिर शिक्षित है, स्वास्थ्य का अच्छा सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर होगा केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षित है। इंडिया का सबसे नंबर 1 क्या शिक्षित राज्य केरल है। तो केरल में शिक्षित और स्वास्थ्य केंद्र गवर्नमेंट अच्छा काम किया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल में मृत्यु दर सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? जी हाँ, इसको राष्ट्रीय आय, कुल आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर आधारित होता है? हम बताए थे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सरकार के जितने भी जमीन उसके नियंत्रण में होता है सार्वजनिक। अगर किसी एक आदमी या फिर कंपनी के हाथ में रहता है तो वो निजी क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये
किस पर आधारित यानी कि किस आधार पर विभाजित किया बांटा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं। ओके, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान कौन क्षेत्र करेगा, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र। आपको नीचे कमेंट बॉक्स बता देना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम हम बताए थे, जल्दी से बता दीजिए। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र। जी हाँ, सेवा क्षेत्र। स्कूल, कॉलेज, टीचर, डॉक्टर, जितने भी ये सारी चीजें सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो ये हमारे तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। सबसे बड़ा रोजगार का स्रोत इंडिया में तृतीयक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं प्राथमिक क्षेत्र खेती बाड़ी कृषि जितने भी है प्राथमिक क्षेत्र। अगर हम लोग प्राथमिक क्षेत्र को अगर मूल्यवान में बदलते हैं, यानी कि गन्ना से हम लोग चीनी गुड़ बना लेते हैं, कपास से कपड़े वगैरह बना लेते हैं, तो हमारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। उसको बेचने लगेंगे, दुकान दे देंगे, तो वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। आपको हम पढ़ा चुके हैं। और तीनों क्षेत्र के योगफल को क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के योगफल को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के योगफल को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। जीडीपी, जी हाँ, जीडीपी कहते हैं, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो हम लोग का 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दौरान संयोग की जरूरत को खत्म कर देते हैं? जी हाँ, पहले जमाने में मुद्रा नहीं थे, मुद्रा का दिक्कतें थे, अभाव थे, जिस कारण से वस्तु विनिमय होता था। लेकिन ये अभाव को खत्म कौन कर दिए? दोहरे कि यानी कि संयोग की जरूरत को खत्म कर दिया। मुद्रा, पैसा के बदले सामान ले लेते हैं या फिर सामान के बदले पैसा ले लेते हैं, तो ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन पहले जमाने में वस्तु विनिमय होता। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु के बदले वस्तु। आप कोई सामान दिए हैं और आप कोई सामान दिए हैं तो वो भी उसके बदले कोई सामान देगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। सामान्यतः बहुराष्ट्र कंपनियां उसी स्थान पर अपना कंपनी को खोलते हैं, यानी कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करते हैं जहां पर क्या होता है? बाजार नजदीक है, कम लागत श्रमिक मजदूर मिले, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, इनमें से सभी। तो सोचो कि कोई भी कंपनी अगर अपना जो फैक्ट्री डालेगा तो वहीं पर डालेगा ना जब बाजार नज़दीक हो, सुविधाएं होगा, कम लागत में मजदूर मिल जाए, कम खर्चा में मजदूर क्या बोलते हैं मजदूरी करा लेंगे और मजदूर को अपना मजदूरी दे देंगे। उत्पादक के अन्य कारक भी, उत्पादन के अन्य कारक भी उपलब्ध हो, हर चीज़ का सुविधा जहाँ पर देखिएगा बहुराष्ट्र कंपनी वहीं पर अपना फैक्ट्री डाल देगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बहुराष्ट्र कंपनियां किसे कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता दीजिए ताकि हम समझ पाएंगे आपको आता है और आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो बहुराष्ट्र कंपनियां कहते हैं ऐसे कंपनी जिसका व्यापार एक से अधिक देशों में फैला हुआ रहता है, उसको बहुराष्ट्र कंपनियां कहते हैं। राष्ट्र कंपनियां किसे कहते हैं? जिसका केवल एक ही, यानी कि आम कंपनी या फिर राष्ट्र कंपनी, एक ही देश के अंदर उसका व्यापार होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन की ओर आ गए। विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक देता है? जी हाँ, विभिन्न बाजार को जोड़ने में बैंक, उद्योग, कृषि बिल्कुल नहीं देते हैं जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जितने बच्चों ने लॉक किए बिल्कुल सही है, आप चेक कर सकते हैं आंसर। विदेशी व्यापार योगदान देते हैं एक देश को दूसरे देश से जोड़ने में विभिन्न। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था? जी हाँ, उपभोक्ता आंदोलन 1960 में हुए थे। क्या कारण था? उपभोक्ता आंदोलन। जो कोई सामान खरीदता है और उसका भरपाई भी करता है, कोई सामान वस्तु को खरीदता है, सेवाओं को लेता है और उसके बदले उसका पैसा भी चुकाता है, तो उपभोक्ता कहलाता है। लेकिन उस पर ही उपभोक्ता आंदोलन होने के कारण क्या होगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया होगा। तो इसका सही आंसर अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों की, खाद्य तेलों में मिलावट, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आ गए हैं। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? जी हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया?
शक्तिशाली प्रभावी, शक्तिशाली अप्रभावी, संवैधानिक और प्रभावी, अप्रभावी, स्वतंत्र और अप्रभावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तिशाली और प्रभावी बनाए, शक्तिशाली और प्रभावी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अन्य जाति समूह में भेदभाव और अन्य अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था में आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी वीडियो को यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन को देखने के बाद और भी क्वेश्चन को लेकर आएंगे अन्य वीडियो, न्यू वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, लास्ट वन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह के मुख्य उपयोगिता में निम्न से क्या है? सरकार को सजग बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। आंदोलन को सफल बनाते हैं, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आई होप कि सभी बच्चे अच्छे से वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखे हैं। तो हम लोग इसी तरह और भी क्वेश्चन को लेकर आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड ऑल सब्जेक्ट लेकर आएंगे 10th बोर्ड में जितने भी बच्चे हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड्स है तो उसके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपका भी भला हो जाए और उसका भी भला हो जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव में।